जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि प्रश्नावली नंबर 1.4 1.4 नहीं 4.1 प्रश्नावली नंबर 4.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़े थे। जिस क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लिए थे और एक आध दो क्वेश्चन जो था उसको आप लोगों के लिए लगाने के लिए छोड़ दिए थे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 को आज देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम लोग बारी बारी से चारों क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग को लिख के दिखाना है। और द्विघात समीकरण क्या चीज़ है और द्विघात समीकरण क्या है, यदि ये सब चीज़ें नहीं पता हो तो इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में द्विघात समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो ये वाली वीडियो में जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे यह तभी समझ में आएंगे जब आप इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस क्वेश्चन नंबर दूसरा में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लगभग यह इस प्रकार का है। जैसे लिखा हुआ है, यह एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। यानी भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई पे डिपेंड कर रही है। तो हम लोग पहले जान लें कि चौड़ाई कितनी है। यदि हम ये मान लें कि चौड़ाई बराबर यक्स तब जो अपनी लंबाई हो जाएगी वो लंबाई होगी 2 गुनी है, या फिर 2 गुनी, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी कि चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई यक्स है तो इसका 2 गुना 2x है और 1 अधिक है यानी कि +1। तो यानी कि क्षेत्रफल 528 दिया था और जो लंबाई है वो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी कि तब हम लोग क्षेत्रफल के बाद लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर यक्स, तब जो लंबाई होगी, यानी कि पहले क्षेत्रफल लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर यक्स, तब जो लंबाई होगी वो 2 गुने से 1 अधिक होगी। यानी कि चौड़ाई यक्स है, उसका 2 गुना 2x और 1 अधिक है तो +1 कर देंगे। यदि ये 1 कम होता तो -1 कर देते हैं। इस प्रकार से हमको लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल दोनों पता चल गया। अब हमको द्विघात समीकरण के रूप में इसको बनाना है। तो हम लोग जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पता चलता है। इसलिए हम लोग लंबाई का यानी कि 2x + 1 और चौड़ाई यानी कि यक्स का आपस में गुणा करा देंगे, जिससे क्षेत्रफल मिलेगा यानी कि 528 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में गुणा करने के लिए सीखे थे कि यक्स का जब गुणा इसमें हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा और इस यक्स का गुणा 1 में होगा तो यक्स हो जाएगा। बराबर दिया हुआ है 528। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो जैसा कि देखने से हम लोग को पता है कि 2x² + x बराबर 528, यानी कि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो दूसरा का पहला है उसका आंसर यही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस दूसरे का दूसरा को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है वो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी इस बात को हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। जब भी किसी क्वेश्चन में 2 क्रमागत नाम आ जाए तो तुरंत लिखा
जाएगा। माना दो क्रमागत संख्याएं चाहे पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांक कर लेते हैं हम लोग, पूर्णांक, ये प है पूर्णांक, बराबर जब भी कोई भी क्वेश्चन रहे जहां दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है, वहाँ हमेशा पहले हम लोग यक्स को मानेंगे, उसके बाद दूसरा जो पूर्णांक होगा उसको यक्स प्लस 1 को मानेंगे, क्योंकि दो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। मतलब यदि कोई एक पूर्णांक हम 2 कहें तो उसके आने वाला जो पूर्णांक होगा वो 3 होगा। वो कैसे मिलता है? तो 2 में 1 जोड़ने से मिलता है। इसी के नाते अब हम लोग 2 डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्यों? नहीं तो यदि 2 डायरेक्ट कहा जाएगा तो कोई 5 भी कहेगा तो अगला वाला 6 हो सकता है। इसी की वजह से हम लोग 2, 3, 5 या 8 कुछ नहीं मान सकते, इसलिए मजबूरन हम लोग को मानना पड़ता है यक्स। और अगला पूर्णांक जो होता है वो यहीं से पता है। यदि हम 2 माने हैं तो अगला 3 होगा, वो कैसे मिले? यानी कि दो क्रमागत पूर्णांक मानना रहेगा तो हम लोग एक यक्स मानेंगे और उसके बाद यक्स प्लस 1 मानेंगे। तो हम लोग देखते हैं, कह रहा क्वेश्चन में कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हम लोग लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पहला पूर्णांक यक्स है और दूसरा पूर्णांक यक्स प्लस 1 है, दोनों का गुणनफल। यानी कि जब कोष्टक बना देते हैं तो हम बीच में गुणा बनाएं या न बनाएं, यदि कोष्टक है और कोष्टक के बगल में लिखा हो तो समझे वो गुणा ही है, लेकिन बना भी दे रहे हैं हम, बराबर 306 है, यानी कि बराबर 306 लिख देंगे। अब यक्स का यक्स में गुणा कराएंगे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का 1 में कराएंगे तो यक्स हो जाएगा, बराबर 306। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आंसर में यही लिखा रहे, ऐसे भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, इसको इधर ला लेगा तो -306 बराबर 0 हो जाएगा, यदि उधर कुछ नहीं बचेगा। ऐसे इसमें भी कर सकता था कि -528 बराबर 0, तो चाहे वो रहे या फिर ये रहे, दोनों के दोनों ही सही रहे माने जाएंगे। यानी कि यह इसको भी कह रहा था द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें यक्स की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा है, रोहन के माँ, यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में जो दिया हुआ है उसका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल जो है, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी यहाँ पे दो लोग हैं, एक रोहन है एक उसकी माँ है। तो जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। फिर कहा जा रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की, यानी ये जो क्वेश्चन है तो इसमें रोहन है और रोहन की माँ है, तो हम लोग मानेंगे पहले, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्स। और जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तब रोहन की माँ की आयु बराबर, अभी क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। कह रहा है रोहन की वर्तमान आयु यक्स है, तो रोहन की जो माँ है उसकी आयु 26 वर्ष ज़्यादा है। यानी रोहन की माँ की आयु रोहन के आयु से 26 वर्ष ज़्यादा है, तो रोहन की आयु तो यक्स है और उनकी माँ की आयु जो है वो 26 वर्ष ज़्यादा है, तो यानी उसमें कितना जोड़ लिया जाएगा? 26 जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है मतलब 26 वर्ष प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है कि 3 वर्ष के बाद है। तो फिर देखते हैं हम लोग, लिखा जाए 3 वर्ष बाद, तब रोहन का देखा जाएगा कि रोहन 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। तो रोहन 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, पश्चात का मतलब होता है बाद। तो जैसे आज यदि रोहन 10 वर्ष का है, यदि 10 वर्ष का है
तो 3 वर्ष के बाद वो 13 वर्ष का हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग को पता नहीं है कि आज रोहन कितने का है, तो हम लोग माने हैं यक्स, तो 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो हमको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन की जो आयु होगी वो यक्स में 3 जोड़ लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की जो आयु होगी, माँ की आयु वो हो जाएगी, तो माँ की आयु जो पहले थी वो x + 26 थी। अब 3 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, यानी 3 और जोड़ना पड़ेगा, यानी मिला जुला के x + 23, ये 26 और 3 टोटल हो जाएगी 29। 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु x + 3 है और 3 वर्ष बाद जो माँ की आयु है वो x + 29 है। अब ये कहा जा रहा था कि दोनों के आयु का गुणनफल 360 है, यानी कि x + 3 और x + 29। अभी दोनों के आयु का जो गुणनफल है वो 360 है, यानी बराबर 360। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया जाएगा, तो x का x में कराएंगे तो x का स्क्वायर होगा प्लस 3 का x, जब x का इसमें हो गया तो x स्क्वायर हो गया। अब इसी x का 29 में कराएंगे तो 29x प्लस 3 का x में कराएंगे तो 3x प्लस अब 3 का कराएंगे 29 में तो 87 हो जाएगा बराबर 360। अब हम लोग अब एक्स स्क्वायर और ये 29 है और ये 3 है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 32x, और इस 87 तो इधर है ही, और इस 360 को इधर जब लेके आया जाएगा तो माइनस 360 हो जाएगा। तो 360 में से हम लोग को 87 जब घटाया जाएगा, यानी कि ये 87 है, और इसमें से ले आते हैं इसको -360 बराबर 0, यानी कि हम लोग को क्या करना रहेगा, इसमें से 87 और 360 में से 87 घटा लिया जाएगा, तो घटाया जाएगा तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 32x और 87 और 360 जब उसको घटा लेंगे 360 में से 87 को तो -273 बचेगा। माइनस इसलिए क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा हुआ है, 360 माइनस में इसलिए ज़्यादा है, इसलिए चिन्ह इसी का लगेगा, बराबर लगा लेंगे हम लोग 0। तो इस प्रकार से इसमें सबसे जो बड़ी घात है वो 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का 4 और इस प्रश्नावली यानी कि 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन होता है रेलगाड़ी, समय, चाल और दूरी करके, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बच्चों को जल्दी कर नहीं पाते हैं, इसलिए ध्यान से इसका बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी है, यानी इसमें दूरी दे दिया जा रहा है कि जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है, और फिर देखा जाएगा इसमें समय दिया गया है या फिर चाल क्या दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि एक समान चाल से तय करती है, यानी कि चाल क्लियर नहीं है, बस ये कहा जा रहा है एक समान चाल से तय करती है। कह रहा है यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर दे तो दूरी को तय करने में 3 घंटा लगती है। तो याद रखें इस सवाल को करने के लिए यदि हमको देख लेते हैं पहले क्या दिया है, तो दूरी दे दिया है, और दूरी देने के बाद क्लियर रूप से समय दे रहा है कि नहीं, कह रहा है 3 घंटे में ये तय करती है, यानी दूरी 480 किलोमीटर है और समय है 3 घंटा में तय करती है। तो दूरी दे दिया, समय दे दिया, तो हमसे पूछा जाएगा इसमें चाल, जो कि कहा जा रहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जब चाल ज्ञात करना है तो हम लोग लिखा जाएगा माना रेलगाड़ी की कितना इतना ही होता, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल दिया नहीं गया, तो हम लोग मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब इस क्वेश्चनों को लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है, तो लिखेंगे जब रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की
चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब जब रेलगाड़ी की चल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब हमको जो 480 किलोमीटर की दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगेगा। तब दूरी, कितनी दूरी, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो जब हम लोग समय है, समय के बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो जो दूरी है वो 480 है और जो चाल है वो दिखा हुआ है, कह रहा है जब रेलगाड़ी की चाल यक्स हो, यानी कि जब चाल है यक्स है, यानी कि जब भी इसको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो दूरी जो दिया रहेगा दूरी को लिख लेंगे और जो समय दिया रहेगा उसको लिख देंगे। तो जो चाल कह रहा है उसको ज्ञात करने के लिए, तो कब चाल, जब चाल कितनी हो x किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब उस चाल से यानी x चाल से चलने में 480 किलोमीटर की दूरी को कितना समय लग रहा है, तो 3 घंटा लग रहा है। तो वही यानी कि इस दूरी को तय करने में लगा समय, तो पूरी दूरी के बटे चाल। उसके बाद इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चाल को हम क्या कर रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहे हैं। जब कम किया जाएगा चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है, तो चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पे जो चाल होगी ना वो यक्स है पहले ही, और 8 कम कर रहे हैं यानी x-8 हो जाए, x-8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब बात की जा रही है कि अब x-8 के चाल से वही दूरी यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो फिर देख लेते हैं कि x-8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी को तय करने में लगा समय बराबर फिर वही दूरी और जो चाल होगी, अब की बार x-8 है तो x-8 लिख लेंगे। यानी जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा एक बार जो दूरी दी होगी उस दूरी के बटे हम लोग जो चाल माने हैं उसको रख लेंगे, यानी कि एकदम सीधा सीधा कहा जाए, बहुत नॉर्मल ढंग से लग सकता है। दूरी को लिख लेना हम लोग को 480 और उसके बाद जो चाल माने हैं उसको लिख लेना है। एक बार जो दिया हुआ है दूरी वही 480 लिखना है और अब की बार चाल को क्या कर लेना है, कम कर लेना है। यानी यदि कम करने के लिए कहा तो कम कर लिया जाएगा, ज़्यादा करने के लिए कहेगा तो सिंपल प्लस कर दिया जाएगा। अब बात है इस पूरे प्रोसेस को करने में 3 घंटा लगता है, तो हम लोग देखते हैं किसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जो टाइम है वो किसमें ज़्यादा लगेगा, तो जहाँ पे चाल ज़्यादा रहेगी वहाँ पे टाइम कम लगेगा, जहाँ पे चाल कम रहेगी वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ जो माइनस वाला रहेगा उस 80 बटे x-8 और हमेशा लगाएंगे बीच में माइनस, अब बराबर लिख देंगे 480 किलोमीटर। यानी कि जो ये समीकरण है वो हमारा बन 480 किलोमीटर नहीं, क्योंकि समय है ना, तो समय में 480 नहीं 3 घंटा का समय लग रहा है। तो यहाँ हमेशा हम लिखें जितना समय दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 480 x हो जाएगा और उसके 480 का x में गुणा करा लेंगे माइनस, फिर x का इसमें कराएंगे तो फिर 480 x और ये माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 480 का गुणा हम लोग को कराना है 8 में। जब 480 का गुणा कराया जाएगा 8 में तो 0 है तो 0 ही रहेगा, 8 का 8 में कराएंगे तो 64 हो जाएगा, 64 को लिख लेंगे हम लोग 4 और हासिल हो जाएगा 6, 8 चौका 32 और 32 6 हो जाएगा 38, यानी कि 38 3840। और उसके नीचे बटे बनाएंगे, बटे बनाने के बाद इन सब का आपस में यानी x का x में कराएंगे तो x² और x का इसमें कराएंगे तो -8x बराबर हो जाएगा 3, यानी कि 480x प्लस में है और 480x माइनस में है, तो ये आपस में कट जाएंगे सब, तो बचेगा 3840 के बराबर। इन सब का आपस में करा लेंगे, यानी x² का 3 में कराएंगे तो 3x² और 8 का 3 में कराएंगे 8 3 का 24x, यानी कि इतना हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 3x² - 24x, यानी सीधा जब लिख लिया जाए इसको तो ये हो जाएगा 3x² - 24x और इसको भी उधर ले जाएं तो
3840 के बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें देखा जाए, ये तो द्विघात समीकरण देखने से लग रहा है, लेकिन यदि 3 से सब में भाग चल जाए या फिर 3 कॉमन ले लिया जाए तो 3 से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। जब 3 से भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा x² माइनस 3/24, चाहे कह दिया जाए 3 कॉमन ले लेते हैं, चाहे भाग दीजिए चाहे कॉमन, दोनों सेम बात है। 3 कॉमन ले लेंगे तो x² हो जाएगा 3/24 हो जाएगा, माइनस 3 एकने 3, 3 दूना 6, बचेगा 2, 3/24, ये 0 के बराबर यानी कि 0 हो जाएगा। इसमें 3x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो जो ये जब 3 है ये इसके बराबर 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा हमारा x² माइनस 8x माइनस 1280 के बराबर 0। तो ये जो है इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो ये जो है इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम सवाल था, और ध्यान से इसको समझ जाइएगा। उसके बाद जो प्रश्नावली नंबर 4.2 है, कल इसको देखा जाएगा 4.2 में क्या है। तो जितनी भी जल्दी पढ़ना हो इसको पढ़िए, और जितना जल्दी ख़त्म कर लेंगे। और आगे जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, जो भी आपको ठीक लगता है फिर बताइएगा, उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। कल पढ़ा जाएगा 4.2 वाली प्रश्नावली। ठीक है, थैंक यू।